आज हम बात करेंगे ये कॉर्पोरेट्स कंपनियों के और उनमें होने वाले फ्रॉड के मामले में। ये कॉर्पोरेट कंपनी जो बनी थी सबसे पहले, जो पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते थे, वो थी ईस्ट इंडिया के इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो 1694 में 1694 में बना था। और उसी के टाइम में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। वो जितने अमाउंट के आपके शेयर हैं वैल्यू के, उतने आप उसके बैंक के या कंपनी के मालिक ऑनर हैं। तो ये चलता रहा, इसमें बहुत फ्रॉड हुआ, कोई नया फ्रॉड नहीं हुआ ये गौतम अडानी का। ये तो सारी दुनिया में हुए हैं हिस्ट्री में। मैं पार्टीशन के बाद 47 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक हुआ था हर्षद के नाम है, हरिदास मुंडला, LIC का स्कैम। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में। उसके बाद हर्षद मेहता का हुआ, उसके बाद केतन पारिक का हुआ। तो ये ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। अब इस मामले में मैंने जो ये किताब थी है, मेरी ये किंडल ई बुक है, स्मार्ट सिटीजन विलेज दिस बैड लॉस कॉज एंड क्योर, कि ये कैसे बैंकों का पैसा डूबता, फाइनेंशियल लूट, इसकी वजह क्या है। ये किंडल ई बुक है, आप किंडल के ऐप पर लोड डाउन करके इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो था अब इसको सब बनाया है कि इसकी कॉस्ट क्या थी। मैं क्यों रेजिस्टर्ड वैल्यू गवर्नमेंट लिया, मुझे तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो ये मैंने टेबल 1 बनाई है, कैश फ्लो डिस्काउंटिंग मेथड से मैंने इसको सब असेसमेंट किया है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की जो है जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, किस पे मिलना चाहिए। तो इसमें मैंने दिया है आइटम, ये कैपिटल कॉस्ट क्या है। कैपिटल कॉस्ट जो है, जो न्यूक्लियर पावर है, एक तो न्यूक्लियर पावर है, दूसरी है ये हमारी हाइड्रो पावर, तीसरी है थर्मल पावर, चौथी है सोलर पावर। ये 4 मेथड हैं पावर जनरेशन करने की आज के ज़माने में। अब जो न्यूक्लियर पावर है सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, इसकी 150 करोड़ पर मेगावाट कॉस्ट आती है। हाइड्रो पावर की जो है इसकी 50 करोड़ आती है, क्योंकि डैम वगैरह बनाने पड़ते हैं, बहुत लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। थर्मल की जो पावर है, जो गैस या कोयले से हम जला के बनाते हैं, बॉयलर बनाते हैं और उसको चलाते हैं टरबाइन को, उसकी कॉस्ट 30 करोड़ आती है पर मेगावाट। और सोलर पावर की से 6 करोड़ मेगावाट आती है, चीपेस्ट, एकदम साफ सुथरी, इसमें कोई डस्ट नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है, और 25 साल के लिए। अब मैं आता हूँ कि ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने के लिए आपके कितने 10 साल लगेंगे, और इसकी लाइफ जो है 50 साल है। न्यूक्लियर पावर का जो हम जनरेशन के लिए रिएक्टर बनाएंगे और वो सिस्टम डेवलप करेंगे, 50 ईयर्स है उसकी लाइफ। जो उसके बाद हाइड्रो पावर की है, उसको 7 साल लगते हैं डैम को बनाने के लिए, उसमें टरबाइन लगाने के लिए। उसकी लाइफ 100 ईयर्स है, डबल दी न्यूक्लियर पावर। उसके बाद जो थर्मल का है, उसको 3 साल में लग जाता है थर्मल प्रेशर। इंदिरा गांधी ने इसलिए कहा था थर्मल पे कि हाइड्रो पावर में बहुत टाइम लगता है, तो उसको जल्दी बन जाए, तो 3 साल लगते हैं। और इसके प्लांट की लाइफ 30 ईयर्स होती है, 30 साल। और ये जो सोलर पावर है, ये तो 6 महीने में इंस्टॉल हो जाता है इसके पैनल, और इसकी लाइफ 25 साल है। अब हम देखते हैं कॉस्ट जो है, हम कैश फ्लो डिस्काउंटिंग मेथड पे इसकी पर यूनिट अगर जो रेट निकालते हैं, तो आता है न्यूक्लियर पावर का 10 रुपया पर यूनिट। हाइड्रो पावर का आता है 3.5 रुपया पर यूनिट। थर्मल पावर का आता है 5 रुपया पर यूनिट। और इसका सोलर का आता है 1 रुपया 80 पैसे पर यूनिट, से 1 रुपया 80 पैसे। तो ये पोजीशन है। अब जो है इसको डेवलप जो करने वाली है, ये है नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, यूनियन ऑफ इंडिया की, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की, PSU, NHTPC, और सोलर एनर्जी
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCCI, ये भी गवर्नमेंट है। ये चारों PSU कंपनी है, तो कोई प्राइवेट कंपनी जो जनरेशन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। हाँ, इनको जो सप्लाई करने वाले, जनरेशन और करने वाले, जिनको इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है टेंडर मंगा के, वो अलग अलग कंपनियाँ। उसमें से एक कंपनी जो है ये अडानी की भी है। तो ये इसकी कंपनियाँ हुई। अब इसके मैंने रिमार्क्स का जो कॉलम है लास्ट का, इसमें मैंने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में से कभी लीकेज हो जाता है, बहुत डेंजरस हो जाता है, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए उसका सराउंडिंग एरिया जो ख़त्म हो जाएगा इंसान, क्योंकि जो उसका न्यूक्लियर वो निकलेगा, रेडिएशन होगा, उससे बहुत नुकसान होता है, आदमी की जान जोखिम में पड़ जाती है, बहुत आदमी मर जाते हैं। थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, मैंने देखा था दिल्ली के अंदर, वो कोयला जलता है तो जल के जो आसमान में उसकी जाती है धुआं, उसमें से ऐश डाउन होके फिर नीचे ज़मीन में आती है। वो हमारे ऊपर सब गलती है, जो खेतों में करती है, तो जो खेत की ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो ऐश के अंदर तो कुछ उग नहीं सकता। तो ये भी जो है, इसको भी ख़त्म किया जा रहा है थर्मल पावर स्टेशन को। यूरोप में तो तकरीबन मोस्टली कंट्रीज ने ख़त्म कर दिया, न्यूक्लियर पावर नहीं और थर्मल पावर नहीं। अच्छा, अब उसके बाद आया कि जो ये हमें जो लैंड चाहिए, सोलर डेजर्ट लैंड है, रॉकी लैंड है, उसमें कोई खेती तो होती नहीं है और चीपेस्ट होती है वो, उसको जो है गवर्नमेंट एक्वायर करके, मोस्टली गवर्नमेंट की लैंड है वो, एक्वायर करना जरूर नहीं, और उसको एनुअल ग्राउंड रेंट पे एक नॉमिनल जो है उसको, एक जो ये सोलर पावर जनरेशन कंपनी है, उनको बहुत ये बड़ा इलाका चाहिए, बहुत ज़मीन चाहिए, उसको ये एनुअल ग्राउंड रेंट पे 500, 700, 1000 रुपये एकड़ के रेट पे उसको दे देते हैं एनुअल ग्राउंड रेंट पे। तो ये चीप है, इसीलिए ये चीप है, 1 रुपये 80 पैसे पड़ती है, और कोई इसमें वेस्टेज नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, एनवायरमेंटली पॉजिटिव है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उस पर कोई ऐश नहीं कर रही इससे। तो ये मैं जो इसका कमीशन रेट वर्कआउट किया, 10 रुपये, 3.5 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये 80 पैसे, ये मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल 1, इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि टेबल, जैसे टेबल 2, इस टेबल 2 में जो स्टेट्स हैं उन्होंने टेंडर मंगाए कि भाई कौन हमें सोलर एनर्जी चीपर सप्लाई कर सकता है कम्पिटिटिव रेट्स पे। तो ये जो था राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन्होंने 2020 में मंगवाए थे, इनको रेट ऑफर हुआ था 2.36 रुपये, 2.36। उसके बाद दिल्ली को जो था मंगाया था 2015 में, उससे पहले इसको 1 रुपया 85 पैसे, 1.85 रुपये पर यूनिट दिल्ली को। उसके बाद गुजरात को जो था उसने 2020 में किया था, उसके 5 साल, उसको 1.99 का टेंडर आया था, और उसको टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया था गुजरात गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद तमिलनाडु ने जो 2021 में किया, उसको 2 रुपये 61 पैसे, 2.161, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका, टोटल फ्रॉड है। ओपन एक्सचेंज पे जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वो 1.99, 2 रुपये से कम पे रेट पे अवेलेबल है ओपन एक्सचेंज में। जितनी जाओ तो इलेक्शन सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, और वो 16 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। ये ओपन एक्सचेंज है, ये भी गवर्नमेंट इंडिया की है, या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज होता है, अदला बदले होती है, जैसे शेयर मार्केट में अदला बिकते हैं, परचेज होते हैं शेयर। इसका ये 2021 का रेट है 1.99 रुपये, क्योंकि जो 2015 में था उसके 5 साल के बाद जो है थोड़ा महंगाई होगा, पहले 1.85 ही था उस टाइम में, और तब चालू हुई। तो ये जो था ये, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। जब केजरीवाल की सरकार आई, मैं नहीं परचेज करता, उसने कहा NTPC से, मुझे जब 1.85 रुपीज़ का है तो मैं पब्लिक को 2 रुपये यूनिट दे दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपका 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है NHPC से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, बैंकों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आप इससे 1.85 ले लोगे तो हमारी कंपनी तो बढ़ जाएगी, NTPC, नुकसान हो जाएगा। नहीं अलाउ किया सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही जब गुजरात गवर्नमेंट ने
1.99 का टेंडर एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भी कहा इसको रिजाइन करो कॉन्ट्रैक्ट को, आपको जो एनटीपीसी का रेट है उससे कम पे आप नहीं परचेज कर सकते। थोड़ा 10-5 पैसे की बात अलग है, आप इतनी सस्ती नहीं ले सकते, क्योंकि वो सोलर थी और विंड पावर पर थी बेस्ड, जो गुजरात वाले टेंडर थे। 1.99 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही। अब इसके पीछे जो है ये है क्या, हो क्या रहा है सब ये ड्रामा। जो चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 टाइम्स हो गई 99 में, और इंडिया और चाइना की जीडीपी सेम थी, और आज जो है 2023-24 तक आते आते 20 के बाद जब 5 टाइम्स हो, सब वजह ये थी कि उन्होंने जो था जो सोलर पावर चीपेस्ट है उसके बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की, सोलर सेल्स की, पैनल्स की, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और वो सब कम जो सप्लाई की उसका माल चीप है। आपका जो आप 2.49 या 2.36 पे या तमिलनाडु में ये 2.61 पे परचेज, उससे कौन परचेज करेगा जो आप इतनी महंगी बिजली देंगे उसे, या ज़मीन दोगे आप, कोई नहीं लेगा। इसका नतीजा है कि इंडिया का माल महंगा है, प्रोडक्ट जो है, और चाइना के सस्ते हैं। चाइना जो है वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया है, इंडिया जो है बैठा का वो माल लेकर राजी नहीं है, ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी डेवलप होती है तो एक्सपोर्ट से होती है ना, आपने जो बनाया वो खा पी लिया, उससे क्या आपको मनी इकट्ठी हुई, नहीं होती है उससे। तो ये चीज़ जो है ये गलत हुआ कि भाई सरकारी कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए जो सस्ता दे रहा है आप उसको सस्ता माल ना खरीदना, तो रेगुलेटरी बॉडी हो गई। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये सरकार की सलाहकार है, उसे पता है ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये ओपन एक्सचेंज को ऑपरेट कर रही है, इसकी ऑपरेटर जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, उसकी PSU है, ये एक डिपार्टमेंट है। तो ये नहीं हो रहा, इससे क्या नतीजा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है डूब रही है और दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब मैं आता हूँ ये टेबल 3, तो ये इसमें US लॉ ऑन ऑफेंसेस बाय कॉर्पोरेट्स, US लॉ ऑन कॉर्पोरेट ऑफेंसेस, इसमें जो है इसमें कुछ नहीं है, कोई फाइनेंशियल पेनल्टी होती है, कोई डंडे नहीं मार रहे जाते, किसी को जेल नहीं भेजा जाता, जो ये मैंने ग्रीन में छुप किया आपको। इसमें कोई गिल्ट आपको अपनी गलती मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं गुनाहगार हूँ। उसके अंदर से ये प्रोविजन है कि सेटलमेंट बाय फाइनेंशियल हैवी पेनल्टी इन अबाउट 98% केसेस में पेनल्टी लगा के छोड़ देते हैं। भाई आपने बेईमानी की है, फाइनेंशियल की है, वो किसी का कत्ल थोड़ा किया है, तो 98% केसेस US की जो है स्टॉक एक्सचेंज है वो ही सेटल कर देती है इसमें लॉ में, जो US सिक्योरिटी कमीशन है। 98% केस खत्म हो गए। तो ये अडानी का भी केस ऐसे खत्म हुआ, इसमें पेनल्टी लगेगी 300-400%, जैसे एनरॉन के केस में हुआ था, जिसने रत्नागिरी वहाँ पे जो था पोर्ट बनाना था, ये गैस बेस्ड प्लांट बनाना था, शरद पवार वगैरह उनका नाम आया था कि पैसे खा गए। इनका तो कुछ हुआ नहीं इंडिया में। हाँ, एमरॉन जो कंपनी थी, एनरॉन अमेरिका की, उसके चेयरमैन को, उसके फाइनेंशियल जो डायरेक्टर वगैरह थे, उनको 7-7 साल की 10-10 साल की जेल की सजा हो गई थी। तो छूट छाल गए होंगे जेल से, बहुत पुरानी बात हो गई। तो दूसरा है US फॉरेन करप्शन एक्ट, US फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट, जो मैंने ये आपको पिंक कलर में शो किया है। इसके अंदर जो है जेल इम्प्रिजनमेंट 7 to 10 years, जैसे कि एनरॉन वालों के केस, इस केस में जो है ये जेल में जाने के, इसी के उन्होंने वारंट इशू किया है US की कोर्ट ने। तो इसमें अडानी और जो उसके साथ 6-7 दोस्त हैं, उनको 7 साल से 10 साल तक के जेल की सजा हो जाएगी, छुट्टी आ जाएंगे जेल से। फिर धंधा तो वही करना ही है ना, इतने किसी अपने रिश्तेदार कंपनी के डायरेक्टर वर्ग चलाते रहेंगे कंपनी।
बहुत आदमी है, शेयर बिक जाएंगे, इसकी दूसरी कंपनी इसको ऑप्ट कर लेगी। ये तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी थोड़ा ना कभी मरती है। अगर जो आदमी मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो मैं कंपनी की डेथ नहीं होती, ये एंटाइटी हमेशा जिंदा रहती है। तो इसके कंपनी के शेयर डाउन हो जाएंगे उनकी वैल्यू, और सस्ते शेयर को और कोई परचेज कर लेगा, दूसरा कॉर्पोरेट। बहुत है, इंडियन भी है, फॉरेन भी है। तो इसकी जो है शेयर मार्केट की वैल्यू तो कम हो जाएगी, शायद एनएवी पे आ जाए। एनएवी से तो कम हो नहीं सकती, नेट एसेट वैल्यू से। मगर जेल की जो सजा है, अब ये खैर अभी तो ज़्यादा बुढ़ा आदमी नहीं है, इसके तो बाल काले हैं अभी अडानी के, तो सब काल बाल है, इसके तो सफ़ेद बाल नहीं है, और सिर पे बुरे बाल है, मेरे तो गंजा नहीं है। तो 7 साल 10 साल की जेल की सजा वो कोई बात नहीं, वहाँ बैठ के किताबें लिख लेगा, काबिल आदमी है, समझता बिजनेस को, विद्वान आदमी है। अब इसको जेल से बचाने के, भाई जेल में जो है इसका जो प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का, आरएसएस है, वो सब इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे बचाया जाए, क्योंकि इंडिया और यूएस की तो ट्रीटी है, मुजरिम को भेजना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, और वहाँ जाके बहुत मत चलेगा, जेल की सजा होगी। अब उससे बचने के ऑप्शन तो बहुत होते हैं ना, बुद्धिमान आदमी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। उसका ऑप्शन ये है कि अडानियों जिनके खिलाफ वारंट इशू हैं, इनको चाइना भेज दो, या रशिया भेज दो, या नॉर्थ कोरिया भेज दो। उनकी ट्रीटी नहीं है यूएस के साथ मुजरिमों को भेजने के लिए, वो नहीं भेजेंगे, तो वहाँ इसकी सेफ्टी हो जाएगी, वो भेजेंगे ही नहीं। चाइना, नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल नहीं भेजेगा। हाँ, चाइना का क्यों बिजनेस रिलेशन बहुत है यूएस से, मगर भेजेगा वो भी नहीं, इसको सरेंडर नहीं, हैंड ओवर नहीं करेगा इसको यूएस जस्टिस सिस्टम को, और रशिया भी नहीं करेगा, उससे भी यूक्रेन को लेकर नाराजगी चल रही है यूएस की और रशिया की। तो एक तो रास्ता ये है कि वहाँ जाके और वहाँ से ये इंडिया में बिजनेस ऑपरेट करते रहें, वो दिक्कत की बात नहीं है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ईमेल है, मशीन लर्निंग के बिजनेस, कहीं भी बैठ के आप इंडिया में बैठ कर अमेरिका में बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। तो एक तो रास्ता ये है, ये तो बड़ा आसान रास्ता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक और भी है, अगर तो चलो कोई भाई कुछ, क्योंकि पैसा वैसा तो जितने इसे खिलाना पिलाना था खिला दिया नेताओं को, अफसरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, वो तो ख़त्म हो गया, कोई नहीं पूछता उस पैसे को। दूसरा रास्ता ये है जो आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके जो प्रचारक होते हैं, सीनियर प्रचारक, उन्हें खुड्डे लगा देता। जैसे उसके जनसंघ, भारतीय जनसंघ बना था, अखिल भारतीय जनसंघ 1951 में, वो आरएसएस था। उसके जो पहले अध्यक्ष थे, फाउंडर अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको कुछ आदमियों को लेके वहाँ जम्मू कश्मीर में एंटर किया उन्होंने बिना परमिशन के। तो उनके साथी वो जो थी, भाई पॉलिटिकल आदमी तो ज़्यादा इनकी देखभाल होती नहीं है, सख्ती इनके साथ जेल में, तो पॉइजन की पुड़िया भिजवा दी, जेल के उनके खाने में मिला दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लग गए खुड्डे। उसके बाद जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए, वही बड़े सीनियर प्रचारक थे। तो मेरे चाचा बता रहे थे, लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता जी, जिनकी कोठी में 500 गज में 1948 में आरएसएस का ऑफिस होता था। तो वो मेरे पिताजी को बता रहे थे कि ये एमएस गोलवरकर ने इसका मर्डर करवाया है, दीनदयाल उपाध्याय का। और वो 2 लड़कों का भी नाम बता रहे थे जो आरएसएस के स्वयं सेवक थे, जिन्होंने गला दबा के चलती ट्रेन से कानपुर मुगलसराय के बीच में ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। मगर जो उसके बाद जनसंघ के अध्यक्ष बने, बल्लाद माधव, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी है। एक किताबें लिखना बड़ा अच्छी चीज़ है,
दास्तान लिख देते हैं सच बात, और ये भी लिख देते हैं कि भाई इसको जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पब्लिश मत करना, मरने के बाद इसको पब्लिश करना। तो उनके बल्लाज माधव जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपनी किताब लिखी। उन्होंने कहा नहीं, ये जो था आदेश तो उनका था, मगर जो मर्डर हुआ था ये अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख दोनों जनसंघ उसके बीजेपी के अध्यक्ष, जनसंघ के अध्यक्ष रहे, उन्होंने करवाया था। तो वो जो मेरे चाचा बताते थे, क्योंकि वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो आरएसएस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके मेंबर रहे 11 साल। तो ये तो दोनों नहीं रहे, ना नानाजी देशमुख ना अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे सीनियर थे मेरे चाचा। तो ये भी ढंग है। दूसरा, उसके बाद जब वाजपेयी की सरकार में ये नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, तो एक सज्जन होते थे होम मिनिस्टर वहाँ के आरएसएस के, वो भी प्रचारक थे, मोदी प्रचारक थे। वो ज़्यादा से हिरेन पांड्या, उनको सुबह घूमने गए मॉर्निंग वॉक पे, उनको गोली मार दी 5, लग गए खुद। आज तक नहीं पता किसने मारी। उसकी बीवी और उसके दोनों बेटे कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने मरवाया इसको, क्योंकि वो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। कुर्सी की लड़ाई है ना। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, तो वाजपेयी की गवर्नमेंट में 2 बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे। एक थे प्रमोद महाजन, उनको भी बम्बई में उनके घर के पास ही जो है गोली मार दी। वो 12 दिन अस्पताल में पड़े रहे, उसके बाद उनका देहांत हो गया। एक और थे, उनके साले साहब थे, वो भी मिनिस्टर थे वाजपेयी की गवर्नमेंट में। उनकी कार में जा रहे थे एयरपोर्ट दिल्ली, एक टक्कर मार दी ट्रक ने, खत्म हो गए, उनका भी काम तमाम हो गया। ऐसी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाले केस में एक जो जोशी थे इंदौर के प्रचारक, उनको भी किसी ने गोली मार दी, पता ही नहीं चला आज तक किसने मारी। तो आरएसएस का एक भी मेथोडोलॉजी है, सिस्टम है कि जिसको यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंको। तो अब जिसको इस्तेमाल करना करते हैं, उसके बाद उसको या तो खुद ही चुप बैठ जाए, नहीं तो लगा दो ठिकाने उसे। तो वो फॉर्मूला जो है इस पे अडानी पे भी अप्लाई हो सकता है। वो चीन या रशिया या नॉर्थ कोरिया को लेने को तैयार नहीं हुआ, तो भाई यहीं इसको ठिकाने लगा दो, भेजने की जरूरत नहीं है। इसका माल पत्ता तो सब यहीं रह जाएगा ना, वो थोड़ा ना लेके जाएगा शमशान में। पॉलिटिक्स में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, बिजनेस में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता, ना बाप बेटा होता ना बेटा बाप होता। रुपया सबसे बड़ा। तो ये होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।